हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 4th लेक्चर रहेगा। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का भी लिंक दे दूँगी ताकि आप इजीली अवेल कर सकें। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसका एक क्विक रिवीजन मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है नेशनल इकोनॉमी में। फिर हमने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है वो एक कंट्री की बैकबोन समझी जाती है और उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, वो कैसे। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज पढ़ा था। And in the second video lecture, what we have discussed about the agro-based industry, and in the agro-based industry we have discussed about the jute industry, textile industry, cotton industry and sugar industry so far. And in the third video lecture we have discussed about the minerals based industry, and in the minerals based industry we have talked about the steel and iron and steel industry and the aluminum smelting industry. And now in the fourth lecture we will discuss about the minerals based industry but in other concept, अलग ही टर्म्स में हम इसको इस्तेमाल देखते हैं। अब मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री में हम बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्री की। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि केमिकल इंडस्ट्री तो एक अपने आप में अलग इंडस्ट्री है, तो ये मिनरल्स बेस्ड कैसे हुई। तो देखो, जब अगर आप केमिकल्स बनाएंगे तो केमिकल्स कहाँ से बनाएंगे? क्या आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से केमिकल्स बनाएंगे? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। केमिकल्स बनाने के लिए आपको मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने ही पड़ेंगे, इसीलिए केमिकल इंडस्ट्री जो है वो मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री का ही एक पार्ट मानी जाती है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, अपन इसमें काफ़ी अच्छा जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और बहुत ही डाइवर्सिफाइंग है अपने नेचर में। अब आपको यहाँ पे ये दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग का मतलब क्या होता है। फास्ट ग्रोइंग का मतलब ये है कि ये बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पहले केमिकल्स इतना ज़्यादा आज़ादी से पहले, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, केमिकल इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही तेज़ी से फ्लॉरिश हो रही है और बहुत ही डाइवर्सिफाइंग है। डाइवर्सिफाइंग ये है कि केमिकल्स का इस्तेमाल क्या सिर्फ एक इंडस्ट्री में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केमिकल्स का इस्तेमाल हम एक अलग अलग इंडस्ट्री में करते हैं। फिर चाहे अगर हम अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर कपड़े को डाई करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर अगर हम अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो मोबाइल वगैरह की बैटरी जो बनती है वहाँ पे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे आसपास जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं से कुछ भी बनाने में केमिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए केमिकल इंडस्ट्री जो है वो अपने आप में डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि अदर इंडस्ट्रीज जो है वो केमिकल्स इंडस्ट्री पे बेस करती हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है तो इसका जो है बहुत ज़्यादा रोल भी होगा, तो ये इसका बहुत ज़्यादा रोल है, इसलिए ये हमारे जीडीपी में लगभग 3% का कंट्रीब्यूशन करती है। देखो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि हमारे कंट्री का अगर 100% जीडीपी है तो उस 100% जीडीपी में से 17% जीडीपी जो है वो हमारे को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देता है, ठीक है। और इस 17% में से भी 3% हमारे को केमिकल इंडस्ट्री देता है। और अगर मैं न्यू डाटा की बात करूं तो ये 4% हो चुका है, बट वी विल स्टिक टू द एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में हमारे को 3% बताया है, ठीक है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि ये 17 में से 4% का कंट्रीब्यूशन करती है। तो सोचो, ये दोनों इंडस्ट्री इंडिया की काफ़ी ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग और काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, और ये इतनी बड़ी हैं कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया केमिकल इंडस्ट्री के मामले में पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे स्टैंड करता है। तो अगर सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया में इंडिया का 3rd नंबर है, यानी कि 3rd लेवल पे इंडिया एशिया के अंदर सबसे बड़ी केमिकल इंडस्ट्री रखती है। और अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इंडिया का जो स्थान है वो कौन सा है, 12th नंबर पे इंडिया स्टैंड करती है, ठीक है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इंडिया का केमिकल इंडस्ट्री कितना अच्छा है, ओके। इट कंप्राइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब देखो, केमिकल इंडस्ट्री जो है ना, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत बड़े लेवल पे भी काम करती है और बहुत स्मॉल लेवल पे भी काम करती है। बड़े लेवल पे जब बहुत बड़ी ह्यूज कंपनी होगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो जाएगी। और मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में बताया था लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, तो डिफरेंस क्या होता है। जिस इंडस्ट्री में 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लगता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, और जिसमें 1 CR से कम का इन्वेस्टमेंट होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। तो इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री जो है वो दोनों ही, मतलब लार्ज भी है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी है।
अब देखो यहाँ पर आप भी यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन आपकी बुक में एक पॉइंट आपको दिया जाएगा कि जो केमिकल इंडस्ट्री है ना, वो अपने आप ही अपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। तो यहाँ पर आपको ये लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। शायद पेपर में एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाए कि केमिकल इंडस्ट्री कैसे अपने आप में एक बहुत बड़ी कंज्यूमर भी है और बहुत बड़ी प्रोड्यूसर भी है। तो देखो इसमें आपको आंसर कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि कैसे केमिकल इंडस्ट्री काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, डाइवर्सिफाइंग नेचर है, जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करती है। फिर आप यहाँ पर ये बताएंगे कि इंडिया का क्या क्या स्थान है, कि कौन से लेवल पे स्टैंड करती है एशिया में या वर्ल्ड पे। फिर आप यहाँ पर ये बताएंगे कि जो आपकी केमिकल इंडस्ट्री है इंडिया में, देखो केमिकल इंडस्ट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, ये हम मानते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इंडस्ट्री है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये केमिकल इंडस्ट्री नंबर 1 है। अब इसने जो भी चीज़ें रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके, मिनरल्स का एक्सट्रैक्ट करके, इस्तेमाल करके अपना एक अलग केमिकल बनाया, ठीक है, और वो केमिकल इसने किसी दूसरी इंडस्ट्री को दे दिया जो अपने आप में एक और केमिकल इंडस्ट्री है। फिर इसने फर्स्ट केमिकल इंडस्ट्री का सामान लेके सेकेंड केमिकल इंडस्ट्री ने जो है उसको फर्स्ट केमिकल इंडस्ट्री के तैयार सामान को, मतलब एक फाइनल गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हुए एक अपना फिनिश गुड्स बनाया और उसको किसी थर्ड केमिकल इंडस्ट्री को बेच दिया, ठीक है। अब वो थर्ड केमिकल इंडस्ट्री जो है वो अपने आप से सामान बना के तब डायरेक्ट जो है कंज्यूमर को बेचेगी। तो और या फिर ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट केमिकल इंडस्ट्री थी वो डायरेक्ट भी कंज्यूमर को बेच सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो केमिकल इंडस्ट्री है ना, वो अपना सामान अपने आपस में ही इस्तेमाल कर लेती है। मतलब एक केमिकल इंडस्ट्री का सामान दूसरे ने इस्तेमाल कर लिया एज अ रॉ मटेरियल, फिर दूसरे का सामान इस्तेमाल कर लिया थर्ड ने एज अ रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन ना इन इंडस्ट्री में आपस में चलता रहता है। तो यहाँ पर आपको यही डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे केमिकल इंडस्ट्री आपस में ही अपना सामान एक दूसरे को बांटती रहती हैं और एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 2 तरीके के आपके केमिकल्स होते हैं और 2 तरीके की केमिकल इंडस्ट्री होती हैं। एक होती हैं ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री और एक होती हैं इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं। हालांकि 10th में हम थोड़ा बहुत मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है, और 11th में पढ़ोगे तो फिर दिमाग ही हिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने डिटेल में नहीं जाना है। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें ना पेट्रोकेमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल्स में कौन कौन से आ जाएंगे? इट इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब हम अलग अलग तरीके के कपड़े आजकल पहनते हैं, अलग अलग सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं। कॉटन के कपड़े तो हम लोग बहुत कम पहनते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? केमिकल से बनते हैं, है ना। तो ये सिंथेटिक कपड़े बनाने के लिए ऑर्गेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। सिंथेटिक रबड़ वगैरह बनती हैं, प्लास्टिक के सामान बनते हैं, डाई स्टफ, मतलब कपड़ों को रंग करने के लिए डाई का सामान जो होता है ना, वो सब कुछ आपका ऑर्गेनिक केमिकल से बनता है। कुछ जो ड्रग्स वगैरह होते हैं वो किससे बनते हैं? ऑर्गेनिक केमिकल से बनते हैं, ठीक है। तो इनमें ना ये ऑर्गेनिक केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जिसमें कार्बन कुछ अमाउंट में पाया जाता है। और अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिकल्स की, तो ये क्या होते हैं ना, ये डायरेक्ट हम मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नेचुरली हम मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हमारे पेट्रोकेमिकल्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं और कार्बन क्वांटिटी भी बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से इनऑर्गेनिक में कौन कौन से आपके सामान आ जाते हैं, कौन कौन से स्टफ आ जाते हैं? एक तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर्स को बनाने में करते हैं। आगे हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर मतलब वही पैराशूट वगैरह के जो कपड़े बनते हैं वो प्लास्टिक बनाने में इनऑर्गेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और बहुत सारी चीज़ें, पेंट, डाई स्टफ, ये सब कुछ चीज़ें जो है हमारे को बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर नाइट्रिक एसिड का आपने नाम सुना होगा, साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा। तो वो भी एक तरीके का इनऑर्गेनिक केमिकल्स है। सोडा ऐश जो होती है, यानी कि सोडा जो होता है उसको जला के जो राख बचती है, वो भी एक इनऑर्गेनिक केमिकल होता है। और इस केमिकल का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? ग्लास बनाने में। कांच होता है ना, कांच बनाने में, सोप मतलब साबुन बनाने में, डिटर्जेंट पाउडर बनाने में, इन सब में इनऑर्गेनिक केमिकल का इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये क्या होता है, ये नेचुरली निकाले जाते हैं। और जो ऑर्गेनिक होते हैं ना, ये नेचुरली नहीं होते हैं, बल्कि इसमें थोड़ा सा हम जो है सिंथेसाइज करके इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा कम नेचुरल होता है इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक थोड़ा सा कम नेचुरल होता है और इनऑर्गेनिक थोड़ा ज़्यादा नेचुरल होता है, ठीक है। तो ये होता है मेन डिफरेंस। मैं आपको बता दूं, जो
ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, ये ज़्यादातर उन्हीं एरिया में सेंट्रलाइज होते हैं जहाँ से पेट्रोकेमिकल्स हैं, मिनरल्स जो है वो निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ये झारखंड वगैरह के, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के रीजन में आपको इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्री मिल जाएंगी। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मिल जाएंगी, और अगर इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो ये तो पूरे इंडिया में हर जगह डिसेंट्रलाइज है, मतलब हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि ये पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद ही इंडिया में फ्लोरिश हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं कि आज़ादी से पहले भारत में, इंडिया में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री नहीं थी तो लेकिन उतनी ज़्यादा ग्रोइंग नहीं थी। लेकिन आज़ादी के बाद क्या होता है, हम लोग अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं, और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और फिर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा 1960 के डिके में, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन को आता हुआ देखते हैं तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में कौन कौन सा सामान बनता है। तो जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होती हैं वो मेनली क्या क्या प्रोडक्शन करती हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को बनाती हैं, जिसको हम मेनली यूरिया बोलते हैं, आपने बहुत सुना होगा। जो बच्चे यहाँ पे एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं उनको पता भी होगा, उन लोगों ने अपने खेतों वगैरह में यूरिया का इस्तेमाल किया होगा। फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, और अमोनियम फॉस्फेट होता है जिसको DAP बोलते हैं। और आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और अब तो DAP बहुत ज़्यादा बिकता है। हम लोग बोलते रहते हैं कि DAP की बोरी खरीदी है, फसल में डालेंगे अपने, ऐसे बोलते रहते हैं बहुत। ठीक है, और फिर कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, पोटाश हो गया। पोटाश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और बता दूं मैं आपको, जो पोटाश होती है वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए हम जो है पोटाश के लिए कम्प्लीटली फॉरेन कंट्री पर डिपेंड करते हैं, और हमारा पूरा पोटाश जो होता है वो एक्सपोर्ट होके आता है, इंडिया में बिल्कुल भी पोटाश नहीं बनता है। ठीक है, अब देखो इंडिया जो है वो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर बनाने के मामले में 3rd नंबर पे आता है। ठीक है, अच्छा, जो आपका पोटाश होता है ना बेटा, ये फर्टिलाइजर्स बनाने में ज़रूर इस्तेमाल होता है। कैसी भी खाद बनाओ, पोटाश का इस्तेमाल मोस्टली सब में होता ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पोटाश जो है एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि पोटाश सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री जो है पोटाश की वो है कनाडा। ठीक है, USA के ऊपर कनाडा देखने को मिलता है ना आपका, जैसे ऐसे मान लो, ये मैं थोड़ा सा मैप बना के दिखाती हूँ। ये आपका हो गया USA वाला एरिया, और ये आपका हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, तो साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका ब्राज़ील देखने को मिल जाएगा, अमेज़न फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ना पेरू नाम का एक छोटा सा इलाका है, पेरू छोटा सा लंबा सा है, अपने मैप में देखना आज आप। तो यहाँ पर ऊपर कनाडा पड़ता है। तो कनाडा में तो देखो नेचुरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटाश पाया जाता है। लेकिन जब अगर हम बात करें पेरू की, तो पेरू में पता है क्या है, पेरू में ना यहाँ पर सीजनली कुछ बर्ड्स आते हैं, और जब वो पी करते हैं, अपना वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज करते हैं, तो वो उनके पी के फॉर्म में ना बहुत सारा पोटाश छोड़ जाते हैं। तो पेरू में भी हमारे को बहुत सारा पोटाश देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पोटाश जो है वो कनाडा में नेचुरली पाया जाता है, तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है पोटाश। कनाडा जो है वो पोटाश का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडिया में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री कितने क्वांटिटी में देखने को मिलती है, तो 57 फर्टिलाइज़र यूनिट्स जो हैं वो नाइट्रोजन और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बनाती हैं, मतलब उनको प्रोडक्शन करती हैं। 29 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो यूरिया की प्रोडक्शन करती हैं, और 9 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो अमोनियम सल्फेट का यानी कि DAP की प्रोडक्शन करती हैं। पर ये जितनी भी 9 इंडस्ट्री हैं बहुत ही बड़े लेवल पे काम करने वाली इंडस्ट्री हैं। ठीक है, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, स्मॉल स्केल पे काम करने वाली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वो 68 के अराउंड हैं। अब अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री कौन कौन से एरिया में, कौन कौन से स्टेट में सिचुएटेड हैं, तो देखो गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला जो है ये मेन स्टेट है जहाँ पर लगभग 60% प्रोडक्शन होती है फर्टिलाइज़र की। और अगर अदर स्टेट्स की बात करें तो उसमें आपको आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का नाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी प्रोडक्शन होती है, लेकिन 60% प्रोडक्शन कहाँ पे होती है हमारी, गुजरात में, तमिलनाडु में, यूपी में, पंजाब और केरला में। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारी सीमेंट इंडस्ट्री की, तो देखो भाई सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो क्या है,
सीमेंट क्या होता है ये आप लोगों को सबको पता होगा। जब आप लोगों ने देखा होगा कंस्ट्रक्शन वर्क कोई भी चल रहा होता है, घरों के बाहर क्या होता है, घरों के बाहर या बिल्डिंग्स के बाहर बड़ी बड़ी ढेर लगे रहते हैं, मिट्टी जैसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो सीमेंट होता है। ठीक है, तो इंडिया का जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा है और हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री के मामले में। तो आओ देखते हैं अब सीमेंट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। सीमेंट इज़ यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स मतलब बांध, एंड फॉर द अदर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि और भी जो ऑफिसेज वगैरह बनते हैं उन सब में ही हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्ड बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक द लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम, जिप्सम। अब देखो जो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है ना, ये भी एक तरीके की बल्कि या हैवी रॉ इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि देखो इसका जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो बड़े बड़े रॉक्स की फॉर्म में होता है, चट्टानों की फॉर्म में होता है, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिप्सम हो गया। ये क्या है? ये ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे को बड़ी बड़ी चट्टानों के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए जो हैवी इंडस्ट्री होती है वहाँ पे फिर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी चाहिए होता है ना। रुक जाओ। तो ट्रांसपोर्टेशन एक इसकी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सीमेंट इंडस्ट्री की। द इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात। अब देखो इंडिया में ना जितनी भी आपकी सीमेंट इंडस्ट्री हैं वो ज़्यादातर गुजरात में देखने को मिलेंगी। अब इसके पीछे ना रीज़न है, इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो हमारा जो देश का बना हुआ सीमेंट है ना, वो हम सीमेंट बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं। ठीक है, और जब से हमारा LPG की पॉलिसी आई है तब से हमारा सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो भी करा है, तो हमारी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हुई है, क्वालिटी हमने इंप्रूव करी है। तो जैसे ही हमारी क्वालिटी इंप्रूव हुई है तो बाहर की जो कंट्रीज़ है ना वो हमारे सीमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा सीमेंट जो वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक्सपोर्ट हम कहाँ से करेंगे भाई, इतना भारी सामान है, अब रास्ता रेल से तो जाएगा नहीं सारा का सारा रास्ता, क्योंकि इतना बड़ा रेल मार्ग नहीं है हमारे पास, है ना। सी रूट से जाएगा, फिर जितना भी सामान जाएगा, तो सी रूट से जाने के लिए क्या होना चाहिए, जितनी भी मील होनी चाहिए वो एक ऐसे एरिया में होनी चाहिए जो कोस्टल एरिया हो या पोर्ट वगैरह के काफ़ी नियर पड़ता हो। तो जो गुजरात है वो आपको पता है एक क्या है, कोस्टल एरिया, क्योंकि ऐसा सा है ना कुछ गुजरात, तो ये कोस्टल एरिया जो है वो यहाँ पे समुद्र के पास से यानी कि सी के पास से वो हम जितना भी हमारा सीमेंट होता है जो हमारे को बेचना होता है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं बहुत ही ईजीली। इसलिए हमारी ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री वो स्ट्रेटेजिकली गुजरात में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सबसे पहली सीमेंट इंडस्ट्री की तो वो 1904 में चेन्नई में इस्टेब्लिश की गई थी और ये काफ़ी बड़ी है। ठीक है, the control of the prices and the distribution since 1989 and other policy reform led the cement industry to make the rapid strides in capacity, process, technology and the production। मतलब यहाँ पर ये यही बोल रहा है कि जब से हमने 1991 के बाद से 1991 यानी कि वही मान लो आप 1990 के डिके के बाद से जब से हमने हमारी LPG की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया है, LPG मतलब फ्री ट्रेड पॉलिसी को जब से हमने अडॉप्ट किया है तब से हम क्या कर रहे हैं, बाहर की कंट्री को हमारे देश में एक तरीके से इनवाइट कर रहे हैं, हमारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करिए। तो हमारे देश की सारी जो इंडस्ट्री हैं वो काफ़ी ग्रो कर रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में देखने को मिली, सीमेंट इंडस्ट्री में देखने को मिली। ठीक है, और अब क्या हो रहा है कि हमारे देश का जो सीमेंट है ना वो बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा महंगे दामों में हम बेचते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट, यानी कि हम प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने देश में भी बहुत अच्छा सीमेंट बेच रहे हैं, प्लस हम बाहर के देशों में भी बहुत ज़्यादा सीमेंट बेच रहे हैं। तो ये एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है हमारे इंडिया की। ठीक है, तो बस आपकी आज की जो वीडियो लेक्चर थी वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपने आज की इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और ये काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, IT सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और जितनी भी आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम जो है, इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्री की वजह से होने वाली आपकी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताओ। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।